बैक्ड बाई गोल्ड होगा, अब तो आपको तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक कानून बनाया 1970 में, काहे के लिए, गोल्ड के लिए, सोने के लिए, कि जैसे अपने देश में घरों में सोना था, ऐसे अमेरिका ने कहा कि जितना भी गोल्ड है जनता के पास वो सब डिक्लेयर करेंगे। क्या आ गया? उन्नीस सौ 70 में कानून बनाया गोल्ड के लिए, सब सरकार को डिक्लेयर करेंगे, बिना डिक्लेयर करे हुआ गोल्ड मिलेगा तो जेल जाएगा। पहला, इस गोल्ड को अमेरिका के बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बिना सरकार की परमिशन के, अंदर ही खरीदो बेचो, बाहर नहीं जाना चाहिए। दो, तीसरा, आज के बाद में गोल्ड के मालिक तो जनता लीज होल्डर कहलाएगी, मालिक सरकार कहलाएगी। अगर सरकार को कभी भी एक्वायर करने की जरूरत पड़ेगी तो मुआवजा दे करके ले लेगी, मुआवजा मतलब डॉलर, वन का कागज डॉलर है वो दे देगी, आपसे गोल्ड ले लेगी। तो उस कानून के तहत उनके पास स्टैटिक्स आ गई और 8,133 मैट्रिक टन गोल्ड निकल गया। इस गोल्ड को क्या किया उन्होंने, फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिकन सरकार का खजाना डिक्लेयर कर दिया। इसके अगेंस्ट में उन्होंने डॉलर छाप दिए, राइट, गोल्ड के अगेंस्ट में डॉलर छाप करके एक सुविधा शुरू की 1971 में, सारी दुनिया को स्विफ्ट कोड की। स्विफ्ट कोड क्या होता है, जैसे आईएफएससी कोड होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आईएफएससी कोड जो आरबीआई इशू करता है। बट आईएफएससी कोड से विदेश पैसा भेज सकते हो नहीं, उसके लिए चाहिए शिफ्ट कोड। अमेरिका इशू करता है पूरी दुनिया के सब बैंकों को, और क्या करता है, शिफ्ट कोड के माध्यम से सारी बैंकें दुनिया की मेंबर होती है, किसी को भी ट्रांजैक्शन करना है तो वो करके देता है इंटरनेट। जैसे आपको लंदन पैसे भेजने हो तो आप बैंक में जाओगे, उसको रुपए दोगे, लंदन के रुपए जाएगा नहीं डॉलर जाएगा, तो वो पाउंड जाएगा, उस देश की करेंसी जाएगी, तो रुपए से आपका बैंक डॉलर खरीदेगा, तो डॉलर खरीदा गया तो उसकी डिमांड निकली। अब डॉलर बेचेंगे और पाउंड खरीदेगा, तो दो बार डॉलर की डील हुई कि नहीं हुई, दो बार पेयरिंग हो गई, तो दोनों। इसीलिए पूरी दुनिया का 76% फॉरेक्स ट्रांजैक्शन अमेरिका के हाथ में चला गया, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया का कमांड में जिसको भी ट्रांजैक्शन चाहिए शिफ्ट कोड की वजह से, रशिया का आर्थिक प्रतिबंध लगाए, शिफ्ट कोड बंद कर दिया, तो उसका $300 बिलियन तो विदेशी बैंकों में फंस गया, क्योंकि शिफ्ट कोड की सुविधा अमेरिका ही देता है दुनिया को। इस सुविधा दे करके और फायदा भी लिया, दादागिरी करता है। 1976 उन्होंने क्या किया, वीजा एंड मास्टर क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च कर दिए। अब क्रेडिट कार्ड होंगे किसी के पास, है ना, तो उस चीज से आपको क्या वो सब बिना ब्याज का पैसा में सुविधा मिलती है 45-50 दिन। देखिए अमेरिका की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, $23.65 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पे आता है चाइना, तीसरे नंबर पे आता है जापान, चौथे पे आता है जर्मनी और पांचवे पे आता है इंडिया। ट्रिलियन डॉलर है, राइट। क्रेडिट कार्डों की लिमिट है पूरी दुनिया में $50 ट्रिलियन। अमेरिका की इकोनॉमी का 2.25 गुना क्रेडिट कार्ड का लिमिट है। अब सुनिए, 90% लोग डिफॉल्टर होते हैं क्रेडिट कार्ड को रिपे करने में, 90%। ये स्टैटिक्स है, मेरी नहीं है, उन्हीं की है। तो $45 ट्रिलियन का लोन चलेगा पूरी दुनिया में। अब ₹3 सैकड़े से ₹10 सैकड़े तक लगता है उसमें, डिपेंड करता है कौन कितना बड़ा डिफॉल्टर है, ठीक है। अगर अपन बेस भी मान लें ₹3 सैकड़ा, और रुपये सैकड़ा अमेरिका की कमाई होती होगी, रुपये सैकड़ा लोकल बैंक, रुपये सैकड़ा बाकी कलेक्शन एजेंट,
आप तो सिंपली 8 रुपये सैकड़ा, 50 पैसे सैकड़े का ब्याज लगा लो, $45 ट्रिलियन का, तो आपके मोबाइल के कैलकुलेटर फेल है, उसमें रुपए ही नहीं आएंगे, इतने रुपये होते हैं। अमेरिका कमाता है, समझ में आ गई क्या? रुपए नहीं बेचता, कार्ड की लिमिट बेचती है, रुपए तो लोकल बैंक देता है। अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। एनीवे, 1988 एटीएम मशीन्स भी आ गई। कौन सी बैंक में अकाउंट रखते थे आपका? चलो, ICICI का डेबिट कार्ड होता होगा ना, उस कार्ड को लेकर के किसी दूसरी बैंक की मशीन में चल जाओ तो एटीएम से पैसे तो मिलता है। तो अब आप खाते में कम हो ICICI में लेके आ गए आप HDFC से, खाते में कम हो ICICI में लेके आया PNB से, तो ये उस बैंक को पैसा भेजेगा। अगर ऐसे भेजने लगे तो एक धंधा और शुरू हो जाएगा, वो उसका ले गया, वो उसका ले गया, वो उसका ले गया। समझ में आ गई? एक पैसा ने कभी तो रिकनसाइल करना ही पड़ेगा, पैसा भेजना ही पड़ेगा, कभी बुक्स ऑफ अकाउंट सेटल करने, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, दोनों तरफ मशीन है, वीजा की है, मास्टर कार्ड की है, दोनों का मालिक अमेरिका है, वीजा और मास्टर कार्ड। तो वो डेबिट क्रेडिट करता है, एक फिनेक्टल सॉफ्टवेयर है बैंकिंग का, उसमें वीजा और मास्टर में डेबिट क्रेडिट कर देता है, और कुछ नहीं होता, कोई रुपया नहीं जाता कहीं भी। रुपया तो बैंक वाले मंगाते हैं वीजा और मास्टर कार्ड के लिए RBI से, रुपया ऐसे आता है RBI से कि वीजा के लिए चाहिए, मास्टर कार्ड के लिए चाहिए, और फिर वो सेट। तो पूरी दुनिया की लिक्विडिटी में कब्जा कर लिया अमेरिका ने। समझ आ रही बात? ये कुछ चीजें बताइए, हम आपको बता दो। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 2 ताकतें उभरी दुनिया में जो सुपर पावर, एक सोवियत संघ, एक अमेरिका। 1991 में सोवियत संघ के 15 टुकड़े कर दिए उन्होंने, अब एकमात्र सुपर पावर रह गई अमेरिका। तो आदमी क्यों सुपर पावर बनेगा? कि उसकी दादागिरी चलती है, वो तय करता है। ओपेक भी बनाया उसने कि पेट्रोल कार्ड लॉन्च कर दिया 73 के अंदर। वहाँ पे ओपेक कंट्री जो गल्फ की जो पेट्रोल, तो वो उसकी तो वो क्या क्यों लॉन्च किया कि यहाँ तुम कोई भी डील करोगे पेट्रोल की दुनिया में, फ्यूल की, तो डॉलर से करोगे, तो उसका डॉलर चल गया। तो अमेरिका ने पेनिट्रेट करके 50% मल्टीनेशनल अमेरिकन हो गई। अमेरिका ने उसकी रक्षा का बजट इतना बड़ा है, अमेरिका के 10 टॉप 10 कंट्रियों के रक्षा के बजट से दुगने से 2.25 गुना हुआ अकेले का। क्या करता है, आधी सेना अमेरिका में रहती है, आधी सेना 80 देशों की 726 जगह पर रहती है। तो अमेरिका का वर्चस्व हो गया पूरी दुनिया में, वो तय करता है। IMF और वर्ल्ड बैंक में भी अमेरिका की हिस्सेदारी 44% हो गई, जो सबसे ज्यादा लोन बांटती दुनिया को, क्योंकि कागज उसका चलता है, दादागिरी उसकी चलती है, हथियार उसके बकते हैं, तो सबको निपटा दिया। अब जब अमेरिका रूस को तोड़ दिया, रशिया को, तो एक और दुश्मन बचा था उसका, सदाम हुसैन, उसको 2006 के अंदर अमेरिका और नाटो ने मिलकर उसको युद्ध किया, उसको मार दिया जान से। क्यों मार दिया? क्योंकि वो दादागिरी करता था, उसकी सुनता नहीं था, जबकि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। चलो वो कोई बात नहीं, वो भी हो गया। उसके आगे सुनो, 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, परमाणु परीक्षण किया था पोखरण के अंदर, बिना अमेरिका के पूछे। अगले साल अगले ही दिन इंडिया का सेंसर स्विफ्ट कोड बंद कर दिया अमेरिका ने। उससे क्या हुआ? $142 बिलियन का घाटा हो गया इंडिया को, सारे रिजर्व्स खत्म हो गए, और नोट छापने पड़ गए सरकार को। तो महंगाई इतनी बढ़ गई कि प्याज के दाम 400 रुपये किलो हो गए, सरकार ही निपट गई। हुआ था ना सही? तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अमेरिका को दुनिया को चलाने के लिए G7, G8, G9, G20, G30 ये सब बना रखे हैं, क्वाड, नाटो, WHO, UNO, ये सारी दुकानदारी चला रखी, दादागिरी है, जियो पॉलिटिक्स है। लेकिन ये भी कहावत सच्चा है कि जो दुनिया में एक बार ऊपर जाता है तो नीचे भी जाता है। पहले इंग्लैंड के शासन था, जब पूरी दुनिया में उसका राज था, जब वो अब नीचे चला गया, बहुत ऋषि सुनक कर रहा था। अब अमेरिका भी नीचे आ रहा है। क्यों? कि अमेरिका की जो 23.65 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है ना, वो उस पर कर्जा है $30 ट्रिलियन का, GDP का 117% कर्जा है अमेरिका का। तो जिस दिन डॉलर का डी-डॉलराइजेशन होगा ना, उस दिन अमेरिका की बैंड बजेगी, क्योंकि उसमें कागज चलता है।
और दादागिरी चलती। जब कागज चलना कम हो जाएगा तो उसका जवाब देता हूँ कब हुआ। अभी आज 4 साल पहले तक 79% दुनिया का विदेशी मुद्रा भंडार $, था। आज कितना है? 60% रह गया, अब और नीचे जाएगा। क्यों गया? सुनो, मोदी के कारण गया। 2014 में मोदी सरकार बनी। 2015 में मोदी ने क्या किया? सबसे पहले ब्रिक्स बैंक की स्थापना की। ब्रिक्स है 5 देशों का समूह, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 देश इसलिए बनाया संगठन कि आपस में जो व्यापार करते हैं वो डॉलर से करना पड़ता था। डॉलर की बजाय हम अपने देश की करेंसी में कर लेंगे आपस में। तुम्हारा कागज हम ले लेंगे, हमारा कागज तुम ले लेना। तो उसके लिए बैंक तो चाहिए, तो बैंक नक्की हुआ। एक बीजिंग में हेडक्वार्टर बना। फिर ये भी तय हुआ कि 5 साल, हर 2-2 साल बाद में बैंक का अध्यक्ष बदलेगा, हर कंट्री का आएगा। तो पहला अध्यक्ष था वो आपका ICICI वाला KV कामत, वो था। फिर बदल गए। तो उससे क्या हुआ कि 60% रह गई विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया का, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $648 बिलियन का हो गया, और हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई। ठीक है। अब इंडिया इतना सशक्त हो गया कि तीसरे नंबर की आर्थिक सैन्य महाशक्ति हो गई, और 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति जो 1 साल में तीसरे नंबर की हो जाएगी, ऐसा प्रेडिक्शंस आ चुका है। राइट। तो इंडिया को उन्होंने क्या किया, 8 साल करके कानून में जिसे सेंसस लगाते हैं, इंडिया को इस कानून से बाहर निकाल दिया। और अब हम इंडिया पावरफुल कंट्री नेशन हो गया। और अभी पूरी दुनिया की रिपोर्ट आ चुकी कि आने वाले 5 साल में इंडिया इतना बड़ा टेक ऑफ करेगा कि 1000 वर्ष तक विश्व गुरु रहेगा। ये सारी एजेंसी रिपोर्ट है, ग्लैडियन की हो, चाहे ब्लूमबर्ग की हो, चाहे, क्योंकि लोएस्ट हमारी इन्फ्लेशन है 6.9% इन्फ्लेशन है इंडिया इसमें। अमेरिका का 9.5% है, इंग्लैंड का 10.5% है, यूरोप का 11 है, जापान का शायद नहीं, यूरोप का 10 है, जापान का 11 है। इन्फ्लेशन दर, महंगाई दर, हम तो 6.9 पे ही है, सबसे लोएस्ट है। फॉरेन रिजर्व भी बढ़ गए, इंडिया पावरफुल शक्तिशाली मुल्क हो गया। अब आने वाले कल में इंडिया और ज्यादा, अभी कई ऐसे निर्णय ले लिए उन्होंने कि एक करेंसी मॉनिटरिंग कमेटी होती थी, इंडिया को उससे भी फ्री कर दिया। अब मॉनिटर नहीं करेंगे तो इंडिया पावरफुल हो गया। एक्सपोर्ट्स भी, अभी इंपोर्ट भी कम हुए, $200 बिलियन का इंपोर्ट कम हुआ है। रशिया से तो सर अभी अपने रुपए में उसने क्रूड ऑयल, अभी तो 34 ऐसे देश है जिससे टाई अप कर लिया रशिया, इंडिया ने, वो रुपए में डील करेंगे। रुपए में। तो आने वाले कल में 80 देश जैसे हुए, अमेरिका की बैंड बच जाएगी, इंडिया आगे आ जाएगा। जिस दिन करेंसी ट्रेड बदल जाएगा, अमेरिका का कागज की वजह से उसकी दादागिरी चलती है, और दादागिरी तो हथियार भी बेचता है वो। अभी एकदम से तो नहीं जाएगा, बट 10-5 साल लगेंगे डाउन होने में। लेकिन अब इंडिया इमर्ज होकर के जो पावरफुल कंट्री होगा। आप देखो ना, 500 टॉप CEO जो दुनिया में, उसमें 57 इंडियन है। एक और बन गया अभी, मोहन सा था, ट्विटर का CEO बन गया, शील मोहन, क्या नाम था, नील मोहन, नील मोहन। अभी उप विदेश मंत्री, आपको मालूम है अगली बार जो इलेक्शन है अमेरिका के 24 में, तो दो ही पार्टियों का राज होता है वहाँ पे। दोनों पार्टियों में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन फाइट करने वाले दोनों इंडियन हैं, दोनों लेडीज हैं। एक में निक्की हेली है और एक में कमला हैरिस है। वर्ल्ड में इंडिया का चल रहा है, अरे 10 राष्ट्राध्यक्ष इंडियन है। अमेरिका में 500 में से 57 CEO इंडियंस है। अरे जो बाइडेन प्रशासन के अंदर 136 इंडियन है जो अमेरिका को चलाते हैं। ट्रम्प में तो 86 ही थे इंडिया का। अरे वहाँ के जो टैक्स की बात करता हूँ, 1% इंडियन है वहाँ पे रहते हैं और 6% टैक्स देते हैं। अमेरिका का 1% इंडियन, 6% टैक्स। इंडिया का पावरफुल है दुनिया। अब टाइम आ गया, जात पात से ऊपर उठ जाएगा इंडिया। आने वाले कल में विश्व गुरु का काम करेगा। तो ये समय का फेर है, क्योंकि ये साइकिल है दुनिया। क्यों हमने भी 1800 साल इस जगह, पहले मुगल थे, फिर वो थे, फिर वो थे, फिर अब
ये 75 साल चले गए, अब आएगा टाइम तो 700 साल, 800 साल, 900 साल हो गए इंडिया। वापस आएगा। सुनिए साहब, ये बात हो गई अपनी कागज की करेंसी की कहानी। तो इससे क्या सीखा हमने कि कागज इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूएशन से देश चलता है। कागज एक टेक्नोलॉजी थी उस टाइम के अंदर जब वो आसान थी। अब कागज से बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई जो भी बताने वाला हूँ, उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के ऊपर, राइट? उस प्रोग्राम के माध्यम से कोई भी एक्सपर्ट डेवलपर डिजिटल कोड बना सकता है। वो कोड के लिए एल्गोरिथम होना जरूरी है, यानी कि जब तक संख्या तय नहीं करोगे कितने बनाने हैं तब तक वो बनेगा ही नहीं, और संख्या तय हो गई तो बढ़ेगा नहीं, राइट? एक तो ये खास बात है। वो कई कंप्यूटर्स मिलके उसको कंफर्म करते हैं, तो कोई मेन एक बार बन गया तो फिर उसमें कोई एक खास बात। दूसरी बात है, एक बार कोड डिजिटल कोड बन गया तो वो कभी खत्म नहीं होता। कैसे? मानो मेरे इस वॉलेट में डिजिटल कोड है, ये फोन चल गया, तो नया फोन खरीद तो वो डेटा डाउनलोड कर दूंगा तो वो डिजिटल कोड भी है, पहली बात। दूसरी, इस डिजिटल कोड को लेन देन करने के लिए काम लेते हैं हम, तो P2P होता है। P2P का मतलब पीयर टू पीयर, दो आदमियों के बीच। बैंक की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिया, आपने मुझे दे दिया, तो वो रिकॉर्ड कहाँ होता है? वो हर ट्रांजेक्शन का ब्लॉक बनता है ब्लॉकचेन पे, तो अलग से ब्लॉक बन जाता है, राइट? तो जो ब्लॉकचेन, और वो ब्लॉक बन गया तो न वो एडिट होता, न डिलीट होता, न करेक्शन हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उसमें, तो रिकॉर्ड भी परमानेंट हो गया। चौथा, एक डिजिटल कोड के 18,000 टुकड़े भी हो सकते हैं, ब्लॉक्स बन जाते हैं। जैसे 2000 का नोट खुले कराने पड़ेंगे तो मुझे 100 रुपये देने के लिए खुले कराने पड़ेंगे, लेकिन एक कोइन है तो मैं उसको कितने खुले कर सकता हूँ? 18 इतने टुकड़े। ये तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। एक और है, अगर एक होता है स्टेबल कोइन और एक होता है डिमांड एंड सप्लाई पे, तो सरकारी कोइन जो आया है वो स्टेबल कोइन है, फिक्स है प्राइस, उसकी सरकार तय करती है। ये प्राइस क्या होता है? ये जनता तय करती है, डिमांड सप्लाई पे। दो काम हो गए। मानो ये कोइन की कीमत, इस फोन की कीमत 1000 रुपये की है और कोई कोइन 10 रुपये का है, तो 100 कोइन देकर के इस फोन को ले सकता हूँ। अब कोइन 1000 रुपये का होगा तो एक कोइन दूंगा, तो कोइन दो काम कर गया, पब्लिक हैंडल करती है तो रेट बढ़ती है, उसका फायदा हो गया, और यूटिलिटी तो हो ही गई बढ़िया। समझ में आ गई? सरकार ने ई-रुपया लॉन्च किया तो वो यही है, CBDC का कॉइन है ब्लॉकचेन पे। उस बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, सरकार RBI सीधा आप ले सकते हो, ठीक है? और अभी वो बढ़ रहा है, तो इस साल में तो पूरे देश में छा जाएगा। अब एक बात और सुनो, कोइन तो बहुत सारे हैं बाजार में, अब अपने को अपनी बात करनी है। हम कौन हैं, हम क्या है, हम कैसे पैसा बनाएंगे? तो आपने जो ये सोचते हो कि 1 का 2 3 जो भी, तो वो क्या है? कोई चीज़ की रेट बढ़े तभी तो कमाई हो सकती है। तो डिजिटल करेंसी एक प्रोडक्ट है जो 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में, 50 रुपये में, 1000 रुपये में भी हो सकती है, ठीक? लेकिन